जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 3 की। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और 2 काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है और इसके बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं और यूपीएससी की जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज आती है उसमें भी हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करते हैं। राइट, यहाँ पे एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हम लोग करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो इनमें डिटेल से नहीं कवर है उन्हें हम एक्स्ट्रा बुक से कर लेंगे। मतलब कुछ भी मिला करके हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है और ये सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बैकबोन है एग्जाम की तैयारी का। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें यहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात की कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध के बाद आप कह सकते हैं ये एक फाउंडिंग स्टोन ले डाउन हो जाता है ब्रिटिशर्स का। और इसके बाद ये 1764 में अगेन बक्सर का युद्ध होता है और फाइनली 1765 में दीवानी राइट्स मिल जाती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्पेरर, जो कि अब तक टाइटुलर हो चुके हैं, यानी नाम मात्र, यानी आप कह सकते हैं वो एक्चुअल पावर नहीं रखे हुए हाथ में, और ये अपॉइंट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को एज द दीवान ऑफ बंगाल। The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indian as witness। तो ये जो एक्चुअल इवेंट है ये टुक प्लेस होती है रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में, जिसमें कुछ फ्यू इंग्लिशमैन और इंडियंस विटनेस के रूप में होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पेंटिंग में इस इवेंट को मेजेस्टिक ओकेजन के रूप में दिखाया गया, तो जैसा कि पेंटर्स अक्सर करते हैं, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल है वो जनरली पेंटर को कमीशन करते हैं ताकि इन चीज़ों को मेमोरेबल इवेंट के रूप में रखा जा सके। डेफिनेटली उस टाइम पे कैमराज तो है नहीं कि कैमरा से फोटो खींच लेंगे, सेल्फी ले लेंगे, तो ये क्या करते थे कि पेंटिंग वगैरह बनवाते थे। और देखिए वैसा ही होता है जैसा आज भी चलता आ रहा है, मतलब पेंटिंग भी अगर यहाँ पे बनवाया जा रहा है तो भले ही ये सादे समारोह में हुआ हो, लेकिन इस तरह से पेंटिंग में दिखाएंगे जैसे ग्रांड सेटिंग हुई है और काफ़ी मेजेस्टिक ओकेजन चला है और उसके बाद दीवानी राइट्स दी जा रही हैं। राइट, तो ये सब ब्रिटिश की इमेजिनेशन का आप रूप कह सकते हैं। ये इस इमेज को देखिए, इसी इमेज में दिखाया जा रहा है कि मुगल एम्पायर यहाँ पे दीवानी राइट्स दे रहे हैं ब्रिटिशर्स को, बेसिकली क्लाइव को। अब दीवानी राइट्स का मतलब क्या है? दीवानी राइट्स का मतलब यह है कि अब जो कंपनी है वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी है। चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये है कि जितने भी फाइनेंस वगैरह उसे एडमिनिस्ट्रेट करने लगेगी। अब इनके पास लैंड और बाकी चीज़ों को भी एडमिनिस्ट्रेट करने का मौका मिलने लगा और ये हमेशा इनका यही प्रयास होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज़ यहाँ से निकाला जा सके ताकि कंपनी के जो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं उन्हें उनको आसानी से टैकल किया जा सके। राइट, और ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ट्रेडिंग कंपनी हैड to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted। तो इसी रीज़न से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मर्ज हो वो आए, वो यहाँ पे ये खरीद लें और जो बेच भी दें। तो इन चीज़ों से एक्सपेंस को डील करने के लिए यहाँ पे कंपनी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू निकाली जा रही थी। तो जैसा कि हमने इस पर ऑलरेडी बात भी की है कि जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गई तो फिर भी उन्हें लग रहा था कि एक प्राइमरली ट्रेडर है और ये लार्ज रेवेन्यू इनकम तो चाहती थी, लेकिन कोई रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट करने से कतरा रही थी। इसके पीछे के रीज़न पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इनका प्राइम फोकस ये रहता था कि रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके ताकि जो फाइन कॉटन, सिल्क क्लोथेज ये सब है, इन चीज़ों को ईजिली खरीदा जा सके। ठीक है, क्योंकि इनका मेन मोटिव तो अभी भी ट्रेड पर ही चल रहा था। और अगर आप देखें तो 1865 से पहले तक क्या होता था कि जो कंपनी वो परचेज करती थी गुड्स को, काफ़ी सारा यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता था, गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से। राइट, लेकिन 1865 के बाद क्या हुआ, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था बंगाल से वही काफ़ी था। इट वॉज इनफ टू फाइनेंस द परचेजेस ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट। दोस्तों, लेकिन जिसका डर होता है वही हुआ। कहने का अर्थ यह है कि बंगाल की इकोनॉमी बुरी तरीके से क्राइसिस में पहुंच जाती है। जितने भी आर्टिसन होते हैं, यानी हाथों से काम करने वाले, मिट्टी के खिलौने बनाने वाले, बाकी जो छोटे छोटे हथकरघे वाले लोग होते हैं, ये गांव को छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें अपने जो सामान है, जो गुड्स है, वो कंपनी को बेचना पड़ रहा था और मतलब बहुत रीजनेबली लो प्राइसेस में, मतलब बिल्कुल लो प्राइसेस में, कोई उसका बेसिस नहीं था। और पीजेंट्स जो है यहाँ पे अनेबल थे अपने ड्यूज को पे करने में जो उनसे डिमांड किए जा रहे थे। आर्टिसनल प्रोडक्ट डिक्लाइन में था, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन भी कोलैप्स की कगार पर थी और इस तरह से 1770 में एक टेरिबल फेमाइन देखने को मिलता है जिसमें मोर देन 10 मिलियन पीपल की जान जाती है बंगाल में और इसमें 1/3 पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो जाती है। तो इसके पीछे के रीजंस तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, बट इनके इफेक्ट आप जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, ये इमेज कार्नवालिस की है और कार्नवालिस के बारे में आपको एक बात पता होगी, जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है उस टाइम पे कार्नवालिस ही भारत का गवर्नर जनरल होता है। राइट, ये बात आपको ध्यान भी रखनी है, पता भी होगी आपको।
दोस्तों नाउ यहाँ पे सवाल उठ के आया कि ये जो फेमाइन्स आ रही हैं या जो भी चीज़ें हैं इन्हें इम्प्रूव कैसे किया जा सके, क्योंकि कंपनी को देखिए अपनी रेवेन्यू बढ़ानी थी, बट ये तभी हो सकता है जब एग्रीकल्चर, पीजेंट्री, बाकी चीज़ें फ्लरिश करे, राइट। तो इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर को, जब ऑलरेडी इकोनॉमिक्स यहाँ पे रूल्स में है, अब सारी चीज़ें ठप चल रही हैं, सारी चीज़ें हाशिए में हैं, तो उस टाइम पे कंपनी के ऑफिसर को लगने लगा कि मतलब सही तरीके से अगर लैंड में इन्वेस्ट किया जाए, एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया जाए, तभी यहाँ पे चीज़ें सही रूप में आएंगी। तो कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस करती है परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट क्या है और क्यों होता है, इन चीज़ों पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जमींदारी सिस्टम जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, इसके बाद महलवाड़ी सिस्टम, रेयतवाड़ी सिस्टम, जितने भी ये सारी चीज़ें, इजारेदारी सिस्टम, ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने कंपाइल करके अपनी पीवाईक्यू सीरीज में कवर कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं, राइट। फिर भी हम लोग यहाँ पे ब्रीफ में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उतने डिटेल्ड वे में नहीं है जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से कंपाइल करके उसी वीडियो सीरीज में कवर किया है। तो दोस्तों ये परमानेंट सेटलमेंट काम कैसे करता था, पहली चीज तो ये नाम से समझते हैं। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, राइट। इसे हिंदी में स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त में क्या था कि जो भी यहाँ पे अमाउंट लिया जा रहा था, ठीक है, एज एन रेवेन्यू, वो बिल्कुल फिक्स था और कहा गया था कि ये कभी बढ़ाया नहीं जाएगा, तभी तो इसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। और इस सेटलमेंट के तहत क्या होता था, जो भी राजा या तालुकदार है उन्हें एज ए जमींदार रिकॉग्नाइज किया जाता था, जिनका मुख्य काम क्या होता था, रेंटेड या रेंट कह लें या आप टैक्स कह लें, जो भी हो, उससे कलेक्ट करना, किन से, पीजेंट से, और बाकी चीज़ें इस टैक्स में से मोर देन 90% हिस्सा भी हम लोग देखेंगे वो रेवेन्यू के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को देना। बहुत आसान है ये समझना, आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सेटलमेंट क्यों, जमींदारी सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि जमींदारी सिस्टम में बेसिकली राजा या फिर तालुकदार जो भी हैं उन्हें जमींदार के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता था, और इनका काम होता था कि पीजेंट से यानी किसानों से टैक्सेस लेना और ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना, राइट। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या था, बेसिकली देखिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स का मुख्य मोटिव तो जो भी हो, लेकिन ये बात तो तय थी कि वो चाहते थे लैंड इंप्रूव करे, राइट। क्योंकि अगर लैंड इंप्रूव करेगी तो पीजेंट्री फ्लरिश करेगी, जिससे इन्हें ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे जमींदार, इन्हें ऐसा लगता था कि जमींदार जो है, जो एक्स्ट्रा इन्हें बेनिफिट मिलेगा इससे, और ये लैंड इंप्रूव करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं। ऑब्वियसली इन चीज़ों पर मैंने ऑलरेडी बात भी की है, और ये क्वेश्चन भी देखिए बनता है सिविल सर्विसेज में, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब बेसिकली क्यों जमींदारी सिस्टम के साथ क्या क्या समस्याएं निकल करके आती हैं। तो यहाँ पे प्रयास तो किया जा रहा था बेसिकली किसानों के फायदे की, लेकिन यहाँ पे जमींदार को काफ़ी फायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए रेवेन्यू डिमांड तो फिक्स थी, मतलब जितना आपको देना है वो तो बिल्कुल फिक्स हो चुका था कंपनी को। लेकिन यहाँ पे ये आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे पीजेंट्स हैं, राइट, और ये है जमींदार और ये है कंपनी। तो यहाँ पे क्या होता था, बेसिकली पीजेंट जब इंप्रूवमेंट करते हैं अपने खेतों में, जब ज़्यादा प्रोड्यूस निकल करके आता है, लेकिन जमींदार के पास जो सरप्लस है वो तो बच जा रहा है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड अमाउंट देना है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जमींदारी सिस्टम के अंदर। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, परमानेंट सेटलमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम निकल करके आई। कंपनी को तो पता चल गया जल्द ही कि जो ज़मींदार है वो लैंड के इंप्रूवमेंट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और देखिए बहुत बार रेवेन्यू जो फिक्स की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लाइक, और जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, तो बहुत बार यहाँ पे चुकाना मुश्किल हो रहा था, और एनीवन जो भी यहाँ पे रेवेन्यू देने में असमर्थ होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो यहाँ पे जमींदारी उनकी छीन ली जाती थी। और बहुत बार जमींदारी इसको ऑक्शन किया जाता था बेसिकली, यानी कहने का मतलब ये है कि कौन सा जमींदार यहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू निकाल करके देगा उसे ही जमींदारी सौंप दी जाती थी। और जैसे कि मैंने अभी बताया भी कि अब धीरे धीरे सिचुएशन सही होने लगी थी, कल्टीवेशन वगैरह एक्सपेंड करने लगा था, इनकम भी बढ़ रही थी ज़मींदार की, लेकिन कंपनी को ऑब्वियसली फ़ायदा नहीं होने वाला था। क्यों? क्योंकि ये फिक्स थी। ये जब फिक्स थी, ये जब परमानेंट थी, तो जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस पैसे बच रहे थे, जो कि यहाँ पे पीजेंट से निकाले जा रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा नहीं पहुँचा रही थी। और बाकी समस्याओं की अगर बात करें तो इस पर हमने बात की ही, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी ज़मीनें खो देते हैं क्योंकि वो जो सेटलमेंट डिसाइड किया गया था उसे चुकाने में असमर्थ होते हैं। तो और बाकी लोग यहाँ पे और भी फ़ायदा बहुत सारे यहाँ पे अगर आप देखें, जमींदार कुड गिव आउट लैंड टू द टेनेंट्स एंड गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो जब तक इन्हें फ़ायदा मिलता जा रहा था तब तक ये लैंड में क्यों इंप्रूव करेंगे, क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे अपना लैंड को इंप्रूव करने को लेकर के।
और दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पे, जो कल्टीवेटर हैं, जो किसान हैं, जो एक्चुअली में प्रोड्यूस उगा रहे हैं, वो इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिव देखते हैं, क्योंकि जो रेंट पे किया जा रहा था ज़मींदार को काफ़ी ज़्यादा था, राइट। और इनके ऊपर से लैंड पर जो राइट्स थे वो भी इनसिक्योर थे, तो रेंट को पे करने के लिए बहुत बार ये मनी लेंडर से उधार लेते थे, और अगर ये चुकाने में असमर्थ होते थे तो इन्हें खुद के ही लैंड से एविक्ट कर दिया जाता था, जिनमें ये जनरेशन से कल्टीवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जमींदारी सिस्टम के कुछ फ्लॉज हमने देखे। देखिए यूपीएससी के द्वारा बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन पर, और मैं यहाँ पे कितना भी बता लूँ, आप कितनी भी बुक से पढ़ लें, आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपीएससी जिस तरीके से स्टेटमेंट को फ्रेम करती है वो बिल्कुल बेस्ट वे होता है किसी भी चीज़ को समझने का। तो एक बार जब आप अच्छे से उन सवालों को कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर होगी, राइट। तो जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ कवर कर दी हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे देखिए महलवारी सिस्टम की। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि ज़्यादातर एरिया उत्तर प्रदेश में आता है, बेसिकली आप कह लें ईस्टर्न वाला, क्योंकि अगर आप नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी में जाएंगे तो ज़्यादातर पोर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। एक इंग्लिश मैन होता है, उसका नाम होता है हॉल्ट मैकेंजी। ये एक नए सिस्टम को प्लान करता है जो कि 1822 से इफेक्ट में आती है, राइट। ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, विलेज, और विलेज के नाम पर ही इस सेटलमेंट का नाम पड़ता है महलवारी, क्योंकि महल का मतलब गांव होता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पढ़िए, इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड महल इज अ रेवेन्यू एस्टेट विच में बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, यानी बेसिकली एक गांव की तरह होता है जिसे महल कहा जाता है, और यहाँ से रेवेन्यू स्टेट के रूप में इसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों बहुत बार सवाल ये बनता है कि कौन सा सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया और किस पार्ट में इंट्रोड्यूस किया, राइट। ये सबसे फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है। तो मैंने सारा चार्ट के माध्यम से उन वीडियोस में समझा दिया। और इसके बाद अगर आप देखें, ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से विलेज एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जा रहा था। तो उसके बाद कंपनी को लगने लगा कि अगर विलेज का ही कोई सेटलमेंट करे, विलेज के थ्रू अगर यहाँ पे रेवेन्यूज लिए जाए तो ज़्यादा बेनिफिट निकल करके आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस सेटलमेंट के अंदर क्या किया जा रहा था, कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे जो कलेक्टर है वो विलेज टू विलेज, गांव से गांव जाते थे, लैंड को इंस्पेक्ट करते थे, जांच करते थे लैंड की, फील्ड वगैरह मेजर करते थे, और सारी चीज़ें कस्टम और राइट को देखते थे, ताकि एक बेटर वे में असेसमेंट किया जा सके, आकलन किया जा सके। और जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू निकल करके आती थी उसे कैलकुलेट करने के लिए रखा जाता था, और इसके बाद उसी कैलकुलेशन के बेसिस पे एक महल को, यानी एक गांव को बेसिकली पे करना होता था। ठीक है, आप समझ गए। एक गांव के अंदर जितने भी यहाँ पे जो जमीनें हैं या जो भी है बेसिकली, उनके सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती थी, और उसके बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू निकल करके आता था कि कितना रेवेन्यू पे करना है। और ये जो डिमांड है ये पीरियोडिकली रिवाइज भी की जाती थी, यानी बेसिकली ये परमानेंटली फिक्स नहीं थी। क्योंकि हमने बात की जब परमानेंट सेटलमेंट जो आया उसकी सबसे बड़ी फ्लो यही निकल करके आ रही थी कि ये परमानेंटली फिक्स थी, तो यहाँ पे कंपनी को कोई खास फायदा नहीं मिल रहा था। और कंपनी तो डेफिनेटली अपने पर्सपेक्टिव से ही सोचेगी, और उन्हें फायदा नहीं मिल रहा था बल्कि जमींदारों को फायदा मिल रहा था। और जैसा कि कंपनी ने सोचा था कि एक बार जमींदारों के पास एक्स्ट्रा पैसे जब आने लगेंगे तो ये उसी चीज़ को लैंड में इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा निकल करके आएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था। ठीक है, तो बेसिकली इसे रिप्लेस करने के लिए लाया गया, तो परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया। और जो चार्ज है कलेक्टिंग का, रेवेन्यू कलेक्शन का एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन, तो विलेज हेडमैन के द्वारा ये दिया जा रहा था रादर देन द जमींदार। ठीक है, विलेज हेडमैन के द्वारा, क्यों? क्योंकि विलेज हेडमैन ही सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे और बेसिकली यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जा रहा था। तो जैसे अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करें तो जमींदारी सिस्टम में हमने बात की, सबसे पहले पीजेंट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस उगाते हैं, यहाँ से टैक्सेस लिए जाते हैं किनके द्वारा, जमींदार के द्वारा, और जमींदार के बाद ये पहुँचाया जाता है कंपनी को। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पूरी विलेज का ही असेसमेंट होता है। मैं बात कर रहा हूँ महलवारी की, ये हमने जमींदारी देखा, तो यहाँ पे जो पूरी ही विलेज का असेसमेंट होता है पूरे विलेज का, उसके आधार पे यहाँ पे विलेज हेडमैन कलेक्ट करते हैं और विलेज हेडमैन के द्वारा ये पैसे दिए जाते हैं फिर फर्दर कंपनी को, राइट। तो इस तरह से सिस्टम देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों दो सिस्टम की हमने बात की, भी तीसरा सिस्टम देखिए जिसे मुनरो सिस्टम कहते हैं या फिर रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम के नाम से ये ज़्यादा पॉपुलर, बट एनसीईआरटी ने यहाँ पे मुनरो सिस्टम यूज़ किया है। ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि आपको ये याद रह जाएगा कि रैयतवारी सेटलमेंट मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसके साथ एक और पर्सन का नाम आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर रीड। देखिए बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए कि बताइए अलेक्जेंडर रीड किस चीज़ें से, मतलब कौन से सेटलमेंट से एसोसिएटेड है, तो वो सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पर आप जब, क्योंकि देखिए एक ही हिस्ट्री में खास करके ऐसा होता है
कि सारी चीज़ें कंपाइल करके ही पढ़ना फायदेमंद रहता है, क्योंकि एक फैक्ट पढ़ने के बाद दूसरा छूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरह से कंपाइल्ड कर दिया सब कुछ। तो यहाँ पे अगर आप देखें मुनरो सिस्टम में क्या हो रहा था, इन्होंने ऑब्जर्व किया बेसिकली यहाँ पे रीड एंड मुनरो को लगा कि जो साउथ इंडिया है उनमें मेनली जो ट्रेडिशनल जमींदार देखने को नहीं मिलते हैं जैसा नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्हें लगता है कि क्यों ना सेटलमेंट डायरेक्टली किसानों से यानी रोड से यानी कल्टीवेटर से किया जाए, जो कि यहाँ पे खेतों में कल्टीवेट कर रहे हैं, जो यहाँ पे जनरेशन से सदियों से यहाँ पे लैंड में उगा रहे हैं और फसलें। तो इनके फील्ड को अगेन केयरफुली रिवाइज किया जाता था, सर्वे किया जाता था और इसके बाद असेसमेंट किया जाता था, आकलन किया जाता था कि किस बेसिस पे यहाँ पे देना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, जमींदार हैं, उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया और यहाँ पे जो डायरेक्टली सेटलमेंट है वो कल्टीवेटर के द्वारा, यानी बेसिकली रियोट आप कह लें, रियोट का मतलब होता है कल्टीवेटर। तो ये इनसे सेटलमेंट किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का और डायरेक्टली यहाँ पे जो भी पैसे टैक्सेस आप कह लें वो सारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रियोट से डायरेक्टली लिए जा रहे थे। तो दोस्तों जैसा कि हर बार सोचा जाता है कि अब सब कुछ सही होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। जब रैयतवारी सेटलमेंट आता है तो उसके बाद भी चीज़ें लगने लगती हैं कि अब तो किसानों से डायरेक्टली सेटलमेंट हो रहा है, तो अब किसानों को जो यहाँ पे फ़ायदा निकल करके आएगा, वो ये बेसिकली अपने लैंड में और मतलब और ये धनी बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ही सालों के भीतर जो न्यू सिस्टम इम्पोज किया गया था, इनसे पता लगने लगता है कि नहीं, सारी चीज़ें तो सही चल नहीं रही हैं, क्योंकि ये हमेशा कंपनी जो अपने फ़ायदे के लिए सोचती थी और इनकम को और बढ़ाने का प्रयास करती थी लैंड से। तो रेवेन्यू ऑफिशियल क्या करते थे, बहुत बार हाई रेवेन्यू डिमांड करते थे, तो इनसे पीजेंट अनेबल होते थे बहुत मैक्सिमम टाइम्स ये देने में, और रियोट कंट्री साइड में फ्लड कर गए और विलेजेस बिकम डेजर्ट इन मैनी। तो बहुत बार जो बहुत सारे क्षेत्रों में जो विलेजेस हैं वो बिल्कुल पूरे तरीके से खाली हो गए और ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर को तो लगता था कि ये जो न्यू सेटलमेंट है ये पीजेंट को एक नई शुरुआत प्रदान करेगा और ये काफ़ी रिच बनते जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो गया था कि जो कंट्री साइड के लोग हैं ना केवल ये रेवेन्यू ही दे सकते हैं, बल्कि ये उन क्रॉप्स को भी उगाने में मदद करेंगे जो कि यूरोप में भारी डिमांड है जिनकी। देखिए अगर आप यहाँ पे लेट 18th सेंचुरी में देखें तो कंपनी अपना बेस्ट कोशिश करी थी कि ओपीएम और इंडिगो इन चीज़ों के कल्टिवेशन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट में और अलग जगहों जैसे चाइना वगैरह में काफ़ी हाई डिमांड थी इनकी। तो अब इस सेंचुरी एंड हाफ इन्हें लगने लगा कि ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स कल्टिवेटर, तो बेसिकली अलग अलग मेथड का यूज़ किया जा रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों में अलग अलग जगहों में अलग अलग फसलें उगाई जा सके, ताकि यूरोपियन मार्केट की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। जैसे अगर आप देखें तो बंगाल में जूट के लिए, असम में टी के लिए, यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश में शुगर केन के लिए, पंजाब में वीट के लिए, महाराष्ट्र में कॉटन के लिए एंड महाराष्ट्र और पंजाब में बेसिकली कॉटन के लिए और मद्रास में राइस के लिए। इन चीज़ों के लिए बेसिकली यहाँ पे कंपनी के द्वारा आप कह लें फोर्स किया जा रहा था, या फिर वो अपना बेस्ट कोशिश कर रही थी कि इन क्षेत्रों के लोग इन फसलों को ज़्यादा उगाएं और ज़्यादा महत्ता दें। तो दोस्तों इन फिगर्स को ध्यान से देखिए। फिगर 5 में हमें एक कलमकारी प्रिंट देखने को मिल रही है और फिगर 6 में एक मोरिस कॉटन प्रिंट की बात की जा रही है, लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड की, राइट, और ये इंडिया की डेफिनेटली, क्योंकि कलमकारी पेंटिंग मोस्टली आंध्र प्रदेश के वीवर्स के द्वारा की जाती है और ये सिविल सर्विसेज 2016 में पूछा भी गया है कि कलमकारी क्या है, राइट। तो ये यहाँ पे कॉटन में आप देख सकते हैं, कॉटन में कारीगरी का एक काम है। तो यहाँ पे जो राइट में देखें अगर यहाँ पे इस फिगर में फिगर 6 में तो फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइन और प्रोड्यूस की गई विलियम मॉरिस के द्वारा, जो कि एक फेमस पेंट और फेमस पोएट और आर्टिस्ट होते हैं ब्रिटेन के। तो यहाँ पे आप कुछ कॉमन देख सकते हैं क्या इन दोनों पैटर्न्स में? इन दोनों जो पैटर्न्स हैं इनमें एक चीज़ जो सबसे खास है ये है रिच ब्लू कलर, और ये जो रिच ब्लू कलर दिया गया ये इंडिगो से प्रोड्यूस किया गया। इंडिगो के विषय में भी हम लोग बात करेंगे, आपको भी पता भी होगा कि किस तरह से ब्लू निकाला जाता है इंडिगो से। और ये जो दोनों कारीगरी देखी ये इंडिगो के है। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मोरिस प्रिंट इन द 19th सेंचुरी ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया से जो इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेट किए जा रहे थे उसी टाइम पे, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो था उस टाइम पे। और इन दोनों में आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर यूज किया जा रहा है ये बेसिकली नील है। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको ज़मींदारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम और रेवतवारी सिस्टम बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। उसकी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। और यूपीएससी के द्वारा आई थिंक 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे, बल्कि इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही, क्योंकि तीनों पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हें देख करके आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे आगे। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है कि नील की खेती को लेकर के किस तरह से फोर्स किया जा रहा था और जो अलग अलग तरीके के रिवोल्ट देखने को मिल रहे थे, ब्लू रेबेलियन की बात करेंगे। और इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए सिविल सर्विसेज में, तो इन चीज़ों पर हमारा प्राइम फोकस होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो सीरीज से हेल्प मिल रही होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।